नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है आपसे कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को घोषित किया गया। ठीक है, तो आप जैसे जो इंग्लिश वर्ड्स के जो डिक्शनरीज पढ़ते हैं तो जैसे उसमें आप ये कॉलिंस है, ऑक्सफोर्ड है ना, ये सब अलग अलग पब्लिकेशंस की डिक्शनरीज हैं। तो ये प्रतिवर्ष जो है अपने किसी एक वर्ड को जो है डेडिकेट करते हैं एज अ वर्ड ऑफ ईयर। तो 2022 में देखेंगे हम जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसके हिसाब से जो इनका वर्ड ऑफ द ईयर है ये है परमा क्राइसिस। ठीक है, ए ऑप्शन को हम चूज करेंगे। परमा क्राइसिस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो 2022 के संदर्भ में इन्होंने मतलब इस तरीके से इसको जो है वो चूज किया है या डिक्लेयर किया है। ठीक, देखिए गुआना एक कंट्री है, उसके राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है किस दिन मनाया जाएगा यही पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले भी ये कई बार बताया गया है कि गांधी जी के इंडिया अराइवल के जो है मेमोरी में एक तरीके से इसको मनाया जाना शुरू किया गया है भारत में, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रतिवर्ष मनाते हैं इसको कब, 9 जनवरी को, है ना। तो इसमें जो अफ्रीकन गुआना कंट्री है उसके राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है ये गेस्ट होंगे, तो इस नाम को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए एक ठंडी जलधारा यानी कि ओशनिक करंट के बारे में बात हो रही है, कौन सी है। तो कोल्ड में देखेंगे तो जो हमबोल्ट है इसको आप जो है पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं ना, यही तो है। बाकी इधर सब वार्म वाले हैं तो ऑप्शन ए को चूज करेंगे। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी 1949 में जो गठित की गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो आज़ादी के बाद देखेंगे तो उस समय की जो कह लीजिए ओवरऑल नेशनल इनकम थी उसके बारे में डेटा को कंपाइल करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थे ये पीसी महालनोबिस, है ना। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके 2 मेंबर्स और थे इस कमेटी में, ये VKRV राव और ये आर गाडगिल, है ना। तो ये 3 लोगों की कुल मिला के मान लीजिए कमेटी थी। डी ऑप्शन को चुनेंगे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एट दैट टाइम 1951 में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल से संबंधित ऋषि इसमें से कौन है। ठीक, तो जैसे कुल 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, तो उसमें अलग अलग में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखेंगे तो जो 8वां मंडल है वो ये कण्व और अंगिरस, है ना, इनको यहाँ पे संदर्भित करता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को 1793 में प्रारंभ किसने किया था। तो जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक, 1793 में इसको शुरू किया गया था। आप देखेंगे जैसे हिस्ट्री में तो ये बंगाल, बिहार, है ना, बाद में इसको जो उड़ीसा वगैरह का रीजन है वहाँ भी एक्सटेंड किया गया। तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है, तो जो ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है तो 35 के एक्ट के बाद उसको इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया फेडरल कोर्ट के जो है तौर पे, है ना, 1937 से। तो एक्ट इसमें कौन सा है, बी वाला। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चल करके ये जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट बन जाता है आज़ादी के बाद से। अब इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखिए नेशनल पार्क्स की लिस्ट है और किस राज्य से संबंधित है उसकी सूची है। तो गलत इसमें है ऑप्शन सी, है ना। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जो जम्मू कश्मीर बन गया है, ठीक है, यहाँ स्थित है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के आप देख लें एक बार। इसमें फिर से गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के बारे में लिखा है, तो देखेंगे इसमें गलत है आपका जो है बी ऑप्शन। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है इसको अब जाना जाता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के रूप में, है ना, कलेक्टिवली। और ये स्थित है यहाँ पे कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक, बाकी के विकल्पों ये जितने भी ऑप्शन हैं इनको देख लीजिए, ठीक है ये।
इसमें देखिए गलत विकल्प को हमको चुनना है। तो कुछ फेस्टिवल्स हैं और किस रूप में कहाँ मनाए जाते हैं वो लिखा है। तो लोसर जो है ये तिब्बतन रीजन जो है यहाँ पे इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, यानी न्यू ईयर। उगादी जो है ये तेलुगु नव वर्ष, स्पेशली जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक का जो ये रीजन है यहाँ मनाते हैं, बिल्कुल ठीक है ये वाला। माघ साजी जो है ये गलत है, राजस्थान की मकर संक्रांति नहीं है ये, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो रीजन है ना, यहाँ मनाते हैं इसको मकर संक्रांति के रूप में। तो सिर्फ केवल 3 ठीक इसमें से गलत है, 2 ठीक है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कुछ ब्रिजेस के बारे में लिखा है। जवाहर सेतु जो बिहार में है, ठीक है, ये सोन नदी से संबंधित है, ये ठीक है। कोलिया भोमोरा सेतु ये है वहाँ असम में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित है। वेम्बनाड का जो रेल ब्रिज है ये केरल स्टेट में, ठीक है, ये भी ठीक है। तो डी वाला चुन लीजिए। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है इस संदर्भ में कि कौन सी नदी जो है किस शहर में बहती है ना। तो सही वाला अगर देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है, फल्गु नदी जो है ये बिहार में गया से संबंधित है, बाकी के विकल्प गलत हैं, है ना। ए को चुनेंगे। जैसे अब मंडावी है तो ये वहाँ गोवा में बहती है, तो इस तरीके से इसको जो है अरेंज करके बाकियों को देख लीजिए। कितने पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और म्यांमार जो है भारत के साथ अपनी कितनी किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर इसमें है कि बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी है, जिसमें कुल 5 स्टेट हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। तो ये 5 स्टेट कौन कौन से? असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक। और म्यांमार के साथ देखेंगे तो ये लगभग 1600 प्लस किलोमीटर्स की जो मतलब सीमा रेखा है ये शेयर होती है इससे, है ना। और इधर जो बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे स्टेट्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन चुन लेंगे यहाँ से। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो कुछ लेक्स लिखी हैं और स्टेट संबंधित लिखा है, ठीक है। तो इसमें गलत है उमियम लेक, ये लिखा है मिजोरम, ये मिजोरम में नहीं है, मेघालय में है, ठीक। बाकी सब ठीक है। जैसे बेला सागर उत्तर प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा, ये महोबा जो है ना यहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बी में जो है कई तरह के विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कलेक्टिवली जो आप पढ़ते हैं। तो इसके कुछ केमिकल नेम जो यहाँ लिखे हैं और वही उसकी सूची है। तो सही वाला देखेंगे पहले। विटामिन B6 ठीक है हमारा, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं, इसको चुन लेंगे हम। जैसे विटामिन B1 है, ठीक है, तो इसको थायमिन बोलते हैं जो यहाँ B3 में लिखा है, ठीक। विटामिन B3 को जो है नियासिन कहते हैं, ठीक। और विटामिन B12 में जो नियासिन लिखा है ये साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये बताएंगे कि कुल टोटल नंबर ऑफ विटामिन B जो है वो कितने होते हैं, ठीक। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कुछ देखिए न्यूज़पेपर्स हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे पब्लिश हुए और उसके एडिटर का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें सही है ऑप्शन बी, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर आता था अरविंदो घोष के द्वारा जो है एडिट किया गया इसको, ठीक। इंडियन ओपिनियन जो है ये गांधी जी से संबंधित है ना। और यहाँ पे और जो बॉम्बे क्रॉनिकल है ये संबंधित था फिरोज शाह मेहता से, तो इनको आपस में इंटरचेंज किया गया है। तो इनको भी देख लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में विषय और अनुच्छेद की सूची यहाँ पे है, उसमें सही विकल्प चयन करना है। तो पहला ठीक है, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में है। यहाँ पे 21 में लिखा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये 21A में है ना। और प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा ये इसमें हो जाएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए को चुनेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, तो निम्न में से किस देश से ली गई है, ठीक है। तो कई सारे फीचर्स हमने बोरो किए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जॉइंट सेटिंग है किसी सामान्य विधेयक, ध्यान दीजिएगा, कोई जो सामान्य विधेयक होता है संसद का उस पर ही जॉइंट सेटिंग होती है। और आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान है, ठीक है, जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये फीचर हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। आपको ये बताना है कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू कॉल जॉइंट सेटिंग, ठीक है, अंडर आर्टिकल 108। क्या ये लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर, या वाइस प्रेसिडेंट हैं, या प्रेसिडेंट हैं, कौन होता है, ये बताइए जरा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो सूची हमारे पास है महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो कुल 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ते हैं ना। तो उसमें देखिए वत्स जो है इसकी कैपिटल कौशाम्बी है, ये वाला ठीक है, बी ऑप्शन।
अंग के बारे में अगर हम देखें तो इसकी कैपिटल है चंपा, ठीक। और कुरु की जो कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य जो है, मत्स्य का विराटनगर, ये वाला। इसमें फिर से सही विकल्प देखना है तो देखिए ये क्षेत्र लिखे हैं और यहाँ पे प्रचलित जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में लिखा है। उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का काफ़ी फेमस है ये नटवरी, है ना। नटवरी नृत्य जो है इसको जो है कृष्ण का नृत्य भी कहते हैं। और जो ये वाला नृत्य है ना आपका कथक, ठीक, तो उसी से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखेंगे। ये करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। वृक्षों के आवरण में पिछले आकलन की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक। तो ये अभी चूंकि 2 वर्षों में एक बार रिपोर्ट आती है, तो 2019 से, है ना, अब आई थी 21 में, है ना। तो उसके हिसाब से आंकड़े अगर हम देखेंगे तो कुल हमारे पास जो वृक्षों के आवरण में यानी कि जो ट्री कवर है उसमें 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसकी वृद्धि हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जिसका नाम है थारू जनजाति संग्रहालय, ठीक है, किस जिले में बनकर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे विशेष बात यह है कि जो थारू ट्राइब है उसकी पूरी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उसको दिखाते हुए इस म्यूजियम को यहाँ पे जो है तैयार किया गया है, थारू जनजाति संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है। और ये स्थित है कहाँ पे, बलरामपुर में, ठीक, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था और ये कब से लागू है ना, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए प्री इंडिपेंडेंस में ही बेसिकली पास कर दिया गया था 1945 में, और इम्प्लीमेंटेड है ये जो है उसके बाद से ही। तो हम इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे, 45 और 46। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान संसद के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाया गया, और मतलब यहाँ पे पास किया गया होना चाहिए था, ठीक है, मान लीजिए, चलिए, ठीक है। और इसको कब से जो है एक्सेप्ट किया गया है, मतलब इंडिया लेवल पे। तो फर्स्ट हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है इसको बनाया गया था 1983 में, है ना। तो ये 6th 5-year प्लान का हमारा जो टाइम पीरियड है और यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 में आई थी, इसको भी ध्यान रखिए। अब इसके बाद देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें से कितनी आबादी वाले प्रखंड, यानी कि जो आप इसमें पंचायत लेवल पे ब्लॉक्स देखते हैं ना हर जिले में, तो ब्लॉक लेवल पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान किया गया था। तो ब्लॉक लेवल पे अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जो आज की डेट में आप कॉमन हेल्थ सेंटर्स देखते हैं, CHCs, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान 7th 5-year प्लान में किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कृषि सुधार समिति जो है इसका गठन किया गया था, और वर्ष भी बताना है कि किस वर्ष में किया गया था। तो जो कृषि सुधार समिति है कांग्रेस की, ये बेसिकली उस समय पे कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होती है ना, सहकारी कृषि, तो उसके संबंध में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। JC कुमारप्पा थे उनकी अध्यक्षता में, तो वो यहाँ लिखा नहीं है, और वर्ष था ये 1949। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि इसमें से कोई नहीं और वर्ष यहाँ पे ठीक लिखा है ना। तो यहाँ पे इस कमेटी ने जो है 4 प्रकार की कोऑपरेटिव फार्मिंग्स के बारे में उस समय पे जो है रेकमेंड किया था। निवेशक दीदी पहल के तहत श्रीनगर की जो डल झील है वहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर किस पेमेंट बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ ये है, अभी हाल ही में एक निवेशक दीदी प्रोग्राम जो है, ये टर्म ध्यान दीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया है जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, इनके द्वारा। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको प्रमोट करना है, और इसका एक तरीके से मोटो है बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, ठीक। और एक और इनिशिएटिव ये कि मतलब ऑब्जेक्टिव ये कि जो है स्पेशली ग्रामीण एरियाज़ में जो महिलाएं हैं तो किसी दूसरी महिला के साथ ही अपने जो भी कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको इजीली डिस्कस कर सकती हैं। तो उसी के लिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। और पहला जो यहाँ पे अवेयरनेस ये जो शिविर किया गया है
फ्लोटिंग, तो जो डल झील है ना, देखा होगा आपने, तो वहाँ पे नाव वगैरह से जो है उसमें ट्रैवल करते हैं लोग, है ना, मार्केट वार्केट भी लगती है उस पर, तो उसी पे इस तरीके को जो है पहली बार प्रमोट किया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थोड़ा डिटेल में भी अगर चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। और मेक 2 परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है ये बताना है। ठीक, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इन्होंने इसको शुरू किया है, डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है इन सबको बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली आत्मनिर्भरता वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक, नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है उसको लॉन्च किया है? तो यूरोप में स्विट्जरलैंड जो है ना, यहाँ पे सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई। इनके जो है 175 साल पूरे होने पर इनका जो फर्स्ट रेलवे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था आज से 175 साल पहले, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए इन्होंने एक ट्रेन चलाई जो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन बनी। और इसमें कुल मिला के जो है 100 कोचेस थे, करीब 1910 मीटर्स की इसकी कुल लंबाई थी, और करीब जो है 4500 से ज़्यादा सीट्स थी इसमें पैसेंजर्स के लिए। भारत का एक निष्क्रिय निगरानी उपग्रह जिसका नाम है रिसैट 2, है ना, फुल फॉर्म इसका था ये जो है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, है ना, 2। तो अभी हाल ही में जकार्ता, मतलब जो इंडियन ओशन का रीजन है, तो जकार्ता के पास ये जो है वापस आकर के गिरा है। ठीक है, तो इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो ये बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2009 में, है ना। तो अब ये जो है सेवा में नहीं रहा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ, इस थीम के साथ 7 से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो जो है विश्व का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन एक तरीके से कह लीजिए, जो कि आयोजित हुआ लंदन में। और इसमें भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और थीम ध्यान रखिए, थीम पूछी जाएगी जरूर आगे से, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। भारतीय और किस देश की वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण 3 नवंबर 2022 को कलाई कुंडा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे स्थित वायुसेना स्टेशन जो है उसमें आयोजित किया गया। तो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर की, जो ये है ना एयरफोर्स, इनके बीच में। तो 2 साल तक अभी 2020-21 में हुआ नहीं था, अब 19 के बाद से अब हो रहा है, 11th एडिशन है ये। और प्लेस ध्यान रखेंगे, कलाई कुंडा इंडिया में हुआ है, वेस्ट बंगाल में, और देश है कौन सा? सिंगापुर। मिजोरम जो राज्य है वहाँ का आइजोल जिले का एबॉक क्लस्टर, देखिए इसका नाम यहाँ पे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन जो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलता है ये भी ध्यान रखें। तो इस योजना के तहत एबॉक क्लस्टर जो है ये पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर बना है। तो इस योजना को, है ना, जो ये मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, कब लॉन्च किया गया था ये पूछ रहे हैं। तो 2003 में एक योजना चलाई गई थी, अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, है ना, ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म करते, मतलब इसको लिखते थे 2003 में। तो इसी को कन्वर्ट किया गया था वर्ष 2016 में, फरवरी 2016 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के रूप में। ठीक, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, है ना, उन सबको रूरल एरियाज़ में भी प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेवलप किया जाए, है ना, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डेवलप हों और स्किल डेवलपमेंट वगैरह का काम, उसी के संदर्भ में ये है। तो एबॉक क्लस्टर बना है और फरवरी 2016 में इसको शुरू किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिए। गुरुग्राम यानी कि जो हरियाणा का एक सिटी है, तो यहाँ पे स्थित किस फिनटेक कंपनी ने जो भारत में छोटे कारोबारी हैं उनके लिए एक नियो बैंक, जिसको ऐसे समझिए कि अपनी तरह का एक डिजिटल चालू खाता है, उसको लॉन्च किया है। अभी तक क्या हुआ है कि जैसे अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, आपको जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, तो करंट अकाउंट जो अपना वो रन करते हैं वो बैंक्स वगैरह में होते थे, ठीक है, ऑफलाइन ब्रांचेज में। तो अभी करंट अकाउंट को जो है डिजिटल रूप में लेके आए हैं, है ना, नियो बैंक इनिशिएटिव के नाम से। ये कंपनी है चेक बुक, CHQ बुक। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है? यानी कि अगर कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, तो इंडिया इज़ द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वो किस पे है? टॉप पे है। तो ये है देश इंडिया। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेंस में क्या ये
चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का टैग होना क्या सही है या गलत है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो वित्त वर्ष 2023 यानी कि जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है हमारा, तो अभी पहली छमाही जो बीत गई, तो इसमें कौन सा देश भारत का पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन करके उभरा है। ठीक, तो आयरन का जो एक टाइप होता है पिग आयरन, उसके संबंध में ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है रशिया, ऑप्शन सी। इसमें देखिए हालांकि ये 14 नहीं 16 नवंबर को लॉन्च हुआ है। तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मानव रहित रॉकेट आर्टेमिस 1 मून मिशन जो है लॉन्च किया गया। तो ये आर्टेमिस 1 जो है मून मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ठीक, थोड़ा डिटेल में इसको देख लीजिएगा। कई सारे टेक्निकल डिलेज और फेलियर्स के बाद जो है 16 नवंबर को लॉन्च हुआ ये। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को एजुथाचन है ना, ये देखिए इनको ये पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है, तो दिया जा रहा है ये जो है आपका केरला की गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है ये। और इसमें यहाँ पे इनका नाम सेतु तो खैर शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम इनका है ए सेतु माधवन करके, है ना। तो ये मलयालम लेखक हैं, इनको जो है अवार्ड ये दिया गया एजुथाचन पुरस्कार 2022। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फिक्की के रूप में आप इसको जानते हैं। तो अभी हाल ही में सुब्रकांत पांडा को इन्होंने अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पूछ रहे हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो फिक्की है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, सुब्रकांत पांडा। फिक्की के जो फाउंडिंग मेंबर थे आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में, GD बिरला। ठीक है, नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब इवैल्यूएशन के लिए जो कमेटी गठित हुई है, इसके ये हैं अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन। हाल ही में अरुणा साईराम को किस देश की सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इंडिया की एक जो है वो है अरुणा साईराम, कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं, कंपोजर, ये सब म्यूजिक से संबंधित हैं, कार्नेटिक म्यूजिक से। तो इनको जो है फ्रांस की सरकार ने अनाउंस किया है ये शेवेलियर पुरस्कार देने के लिए। शेवेलियर जैसे इंडिया में ये नहीं होता भारत रत्न सबसे हाईएस्ट हमारा सिविलियन ऑनर है, तो वैसे शेवेलियर फ्रांस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस देश के सिनियाह द्वीप पर 1400 वर्ष से ज़्यादा पुराने चर्च का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सिनियाह आइलैंड है यहाँ UAE में, दुबई के अराउंड जो है ये इसके अवशेष मिले हैं चर्च के, तो ध्यान रखेंगे। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हैं मोहम्मद तैयब इकराम। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की जो है उसको जीता है। तो क्रिकेट की ट्रॉफी होती है ये कई बार पहले पूछी गई है, मुंबई ने जीता है इसको। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन हुआ उसमें कौन सा पदक जीता है। तो स्क्वैश का गेम आप जानते होंगे, उसमें भारतीय टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। आपको ये बताना है कि ये आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है। ठीक, कमेंट करके बताइए, और जो भी क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं उनको भी बताने की कोशिश करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।